Assalamualaikum to all of you. This is Deepa Lohana and welcome to my channel Study with Deepa. तो भाई कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने सब व्यूअर्स को बहुत 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 ईद मुबारक विश करूंगी। सो ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 की साइंस को और न्यू गेट हेड साइंस बुक है। और बेटा इसमें जो हम करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा जो पहला यूनिट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। भाई जो आपके एनिमल्स हैं और जो आपके प्लांट्स हैं, आपके जो भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनमें जो सेल्स हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेल्स की अरेंजमेंट। मतलब एनिमल में और प्लांट में जो आपके सेल्स हैं वो अरेंज किस तरह होते हैं, वो किस तरह उनकी अरेंजमेंट है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो अब इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, सेल की अरेंजमेंट के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल है क्या, सेल बनता किससे है, सेल डिस्कवर कैसे हुआ, ये सब चीजें आपको पहले पता होना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे सेल की भाई अरेंजमेंट क्या है। तो पहले तो हम ये जो रास्ता है सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर सेल तक और उसके बाद जो ऑर्गेनेली मतलब सेल तक हम ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो सेल तक लिमिटेड है, इसलिए हम सेल तक ही लिमिटेड रहेंगे, हम अभी टिश्यू पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो मतलब बॉडी है वो तो सेल की बनी हुई है, पर जो सेल है वो बनते कैसे हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, तो पहले आपको पता होना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपके जो सेल हैं वो बनते कैसे हैं और सेल की मतलब सब एटॉमिक से लेकर सेल तक का जो रास्ता है वो आज हम कवर करेंगे, वो आज मतलब पढ़ेंगे। देन कल जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगी वो होगा डिस्कवरी ऑफ सेल के ऊपर। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ सेल का लेक्चर मैंने 9th की आप वीडियोस देखेंगे उसमें भी है, बहुत ही अच्छे से मैंने वो आपको समझाया है, तो वो भी आप देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है कि डिस्कवरी ऑफ सेल को फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ या रिकॉर्ड करूँ, तो क्यों ऐसे हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो डिस्कवरी ऑफ सेल आप वहाँ से सुन लें, आज मैं ये आपको बताती हूँ सेल कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो आगे टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज हमारे पास है कि भाई आपके जो सेल है वो बनते कैसे हैं। तो पहले आपके पास होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आपके पास बेटा पहले क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? सब मतलब अंदर, एटॉमिक मीन्स एटम, जो एटम के अंदर आपको मिले वो है सब एटॉमिक। व्हाट इज सब एटॉमिक? द थिंग व्हिच लाई इनसाइड द एटम। सब एटॉमिक मीन्स जो एटम के अंदर हो। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर कौन से हैं, वो कौन से पार्टिकल्स हैं जो एटम को बनाते हैं? तो एटम को बनाने वाले 3 पार्टिकल्स मेन होते हैं, बाकी भी होते हैं, 3 पार्टिकल्स फंडामेंटल है, मेन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम की जो भी प्रॉपर्टी है ना एटम में, तो वो सारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वजह से है। ठीक है, तो ये आपका एटम है। एटम के अंदर एटम बिल्कुल जो है ये सर्कुलर शेप कैसे होता है, एटम के अंदर राउंड शेप जो सबसे ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होती है? पॉजिटिव। एटम पे कोई चार्ज नहीं होती, एटम इज न्यूट्रल। पर आपका जो न्यूक्लियस है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उस पे पॉजिटिव चार्ज। भाई न्यूक्लियस पे क्यों पॉजिटिव है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई 3 हमने पढ़ा कि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस को बना रहे हैं वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि न्यूट्रॉन में बेटा जो चार्ज होती है वो न्यूट्रल होती है, इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइंस बना ली है। पॉजिटिव साइंस मीन्स प्रोटॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है,
न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस पे आते हैं, इनका मैस मतलब तकरीबन हम देखें सेम ही है, रिलेटेड, सेम नहीं कह सकते, रिलेटेड कह सकते हैं, क्योंकि इसका 1.008 है और न्यूट्रॉन का जो मास है वो है 1.009। AMU में अगर देखें एटम का जो मैस होता है, किसी भी एटम का मास हम जब AMU में दिखाते हैं, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो प्रोटॉन का मैस है 1.008 AMU, न्यूट्रॉन का मास है 1.009 AMU, ठीक है। ये है इनका मास। और अब न्यूक्लियस पे क्यों पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर प्रोटॉन्स है, इस वजह से। अब न्यूक्लियस के बाहर हम देखें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी मतलब चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब आप सब सोचेंगे कि मिस चार्ज क्या है। बेटा एटम के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होती है, जिसे आप चार्ज बोलते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, एटम के अंदर एक ऐसी, या मैटर हम कह सकते हैं, मैटर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मतलब उस प्रॉपर्टी की वजह से आप मतलब एक फोर्स होती है मैटर के अंदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो उसे आप चार्ज कहते हो। चार्ज होगी तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आप जो है ना एग्जर्ट, वो कैसे, सपोज करें आपके पास एक एटम है कोई, या कोई भी पार्टिकल है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे या कार्बन या ऑक्सीजन दूर जाएंगे, नहीं, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। कार्बन भी मैटर है, ऑक्सीजन भी मैटर है। तो मैटर के अंदर जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है, उसे आप चार्ज बोलते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से प्लस माइनस होकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, चार्ज, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम देखें, अब इलेक्ट्रॉन अगर किसी प्रोटॉन से टकराएगा तो क्या होगा भाई। सपोज करें हमने ये पढ़ा है कि भाई लाइक जो चार्जेस होंगे वो रिपेल होंगे, डिसलाइक अट्रैक्ट होंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, ठीक है। तो इसी तरह आप जो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो जब इलेक्ट्रॉन सपोज करें यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को तो अट्रैक्ट होना चाहिए, तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर आना चाहिए, बट इन एक्चुअली ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी इसके अंदर नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर ही रहेगा। और इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे रिवॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये जो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, शेल या ऑर्बिट भी कहा जाता है। अच्छा, शेल और ऑर्बिट में क्या डिफरेंस होता है? शेल के अंदर आपको ऑर्बिट मिलते हैं। तो बेटा आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस पाथ में रिवॉल्व करते हैं उसे आप शेल या ऑर्बिट बोलते हो। अब शेल कितने होते हैं? 4, K L M N। भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेल में घूमते हैं, क्या सारे इलेक्ट्रॉन K में? क्यों 4 शेल बनाए गए हैं? ताकि कुछ इलेक्ट्रॉन एक शेल में आ जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में, कुछ तीसरे में, कुछ चौथे में। अभी देखें, आपको पूरा घर संभालना है या पूरा स्कूल संभालना है, सारे सब्जेक्ट आपको करने हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ आप अपना काम एक दोस्त को दे दें, कुछ आप अपना काम दूसरे दोस्त को दे दें, कुछ आप, तो ऐसे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका काम अच्छे से होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो फ्रीक्वेंटली हर काम कर लेंगे, ठीक है। तो 4 शेल है,
KLMN। K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? सॉरी, K में आते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितने आएंगे? 8। M में कितने आएंगे? सॉरी 18। N में कितने आएंगे? 32। ये वो शेल्स हैं। अब ऑर्बिट का क्या नाम है? S ऑर्बिट, P ऑर्बिट, D ऑर्बिट, F। अब S ऑर्बिटल में कितने आएंगे? 2। P में कितने आएंगे? 6। D ऑर्बिट में कितने आएंगे? 10। और F ऑर्बिट में कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैपेबिलिटी है, मतलब K शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अच्छा, जिसका K शेल कंप्लीट होता है, मतलब आउटर शेल अगर हम कहें, सपोज करो किसी को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, किसी एलिमेंट या किसी एटम को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और उसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो उसकी उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डुप्लेट। अगर किसी एटम को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और बेटा उसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, उसको किसी से भी लेने या देने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको कहेंगे डुप्लेट। अगर किसी को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन और उसके पास वो 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्टेट। जिसके 2 इलेक्ट्रॉन मतलब चाहिए और वो पड़े हैं, डुप्लेट। जिसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास पड़े हैं, तो उसको कहेंगे ऑक्टेट। ठीक है बेटा, तो ये था न्यूक्लियस, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, अब जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक प्रॉपर्टी बनाते हैं बेटा। जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो मिलकर एक प्रॉपर्टी बनाते हैं। जैसे सपोज करें आपके पास कार्बन है ना, वो है 12। कार्बन का जो मैस नंबर है वो 12 है। अब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे? आपका जो मैस नंबर वो बनता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब प्लस होंगे तब आपका मैस नंबर बनेगा। सपोज करें कार्बन का मैस नंबर 12 है, तो इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो ये 6 और 6 हो गए 12। अगर आपसे कोई पूछे अगर मास नंबर 12 है, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 6 होंगे, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ही 6 है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे, आपको मैस नंबर मिलेगा। और अगर आपको एटॉमिक नंबर चाहिए तो सिर्फ आप प्रोटॉन को देखेंगे। अगर किसी एलिमेंट के अंदर 8 प्रोटॉन है, मतलब उसके अंदर कितने, उसके अंदर जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8। अगर किसी के अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? वो सिचुएशन अब हम डिस्कस करेंगे। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब देखें हमारे पास ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? 6। ठीक है बेटा, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 6। अच्छा, अब ये समझ लें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 6 प्रोटॉन है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये +6 हो गया, मगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है उस पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये 6 किसका हो जाएगा? माइनस का। और +6 - 6 कैंसिल, 0। इसीलिए आपके एटम पे जो चार्ज होती है वो 0 होती है। ठीक है, और अगर आपको कोई कहे भाई कार्बन का 12 मास है, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन से सिर्फ आपका जो प्रोटॉन है वो आपको एटॉमिक नंबर बताएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मैस नंबर बताएंगे। अब ये हो गया सब एटॉमिक। सब एटॉमिक मिलकर आपका एटम बनाते हैं। अब आते हैं मॉलिक्यूल पे। अब आपके पास है मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? हम कहते हैं मॉलिक्यूल
कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जब एटम मिलते हैं तो आपको मॉलिक्यूल मिलता है। सपोज करें आपके पास ये एक एटम है कार्बन का, दूसरा एटम है ऑक्सीजन का, तो आपको क्या मिल गया? कार्बन CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ऑक्सीजन है तो इसलिए ऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसे ऑक्साइड क्यों कहते हैं? ये अभी आप 6 में हो तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो मतलब तब आपको समझ आएगा। अभी जो आपकी लेवल की चीजें मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा एटम मिले तो आपको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल। इसमें भी एक ये एटम एक ही एटम, तो बेटा क्या बन गया? मॉलिक्यूल। अब क्या जरूरी है जो डिसिमिलर एटम है वही मिलकर आपको मॉलिक्यूल बनाए? क्या जो सिमिलर एटम्स हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल नहीं बना सकते? एक हाइड्रोजन है ये आपके पास, ये दूसरा हाइड्रोजन है, क्या इनसे मॉलिक्यूल नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, H2। तो जो डिसिमिलर एटम है वो भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं, सिमिलर एटम भी एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके टाइप्स हैं, एक होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब उस पे आते हैं। पहले तो ये समझ लें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक जो बेटा है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये नहीं होंगे, या कार्बन नहीं होगा, या हाइड्रोजन नहीं होगा, या ऑक्सीजन नहीं होगा। पर ऑर्गेनिक जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होंगे। जो आपका इनऑर्गेनिक उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में से किसी चीज की कमी होगी, ऑर्गेनिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होंगे। और हम जो फूड खाते हैं वो ऑर्गेनिक खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो आपका ऑर्गेनिक है। कौन से वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हम फूड में खाते हैं? आपको फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये आपको मिलते हैं, ठीक है। जो भी आप फूड खाते हैं उसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मिलते हैं। इनऑर्गेनिक में एग्जाम्पल H2O आप ले लो, इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पड़ा है मगर कार्बन तो नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक है। तो अब मैं आपको बता रही थी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक में कैटेगरीज होती हैं बेटा, ऑर्गेनिक में कैटेगरीज होती हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स की। सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं उनसे ही आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे देखें आपके पास, अब ऑर्गेनिक के हिसाब से देखें तो आपके पास होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। अच्छा, मैं ये आपको अभी ऐसे ओरली बता देती हूँ क्योंकि ये चीज़ें वैसे भी आगे जाके आप पढ़ोगे। अभी आप ये जहन में रखो, पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर आपका एटम होता है, एटम से बेटा आपका मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल में आपके पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक वो है जो आप फूड में खाते हो, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गेनिक जिनसे बने हुए होते हैं वो आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल, ठीक है। अब अच्छा, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है, हमारे बायोलॉजी साइंस में नहीं बताते मगर कंपाउंड कैसे बनता है। अच्छा, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बहुत डिफरेंस है। ये आपके पास एक है और एक आपके पास है ये। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये मॉलिक्यूल नहीं है पर, सॉरी, ये कंपाउंड नहीं है पर मगर ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड नहीं है। क्यों कंपाउंड ये नहीं है बेटा? आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन है, एक ही सब्सटेंस में डिफरेंट एलिमेंट मिले आपको तो वो आपका कंपाउंड है। एक ही सब्सटेंस में आपको एटम्स ज्यादा मिलकर मॉलिक्यूल बने हुए देखा है तो वो कंपाउंड नहीं है। यहाँ पर आप देखें, ये एक सब्सटेंस बन गया, कंपाउंड सब्सटेंस है,
कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें आपको एक कार्बन मिल गया, एक ऑक्सीजन मिल गया। और एलिमेंट वो चीज है जो मिलकर कोई आपको कॉम्बिनेशन नहीं देता। कार्बन कार्बन के आप एलिमेंट को कंबाइन नहीं करा सकते। कार्बन कार्बन एटम को आप कंबाइन कर सकते हो मगर एलिमेंट को नहीं कर सकते, ठीक है। तो एटम्स की कॉम्बिनेशन से आपको मॉलिक्यूल मिलता है, और जब डिफरेंट एलिमेंट अगर आपको एक सब्सटेंस में दिखाई दे तो आपको कंपाउंड मिलता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट है। आपके पास HCl है, एक हाइड्रोजन एक Cl, तो ये कंपाउंड है। अच्छा, आपको क्या ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल भी है, ये भी मॉलिक्यूल है, मगर ये सिर्फ मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड नहीं है, ये मॉलिक्यूल के साथ कंपाउंड है। सब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड, सुने मेरी बात, सब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जरूरी नहीं है कंपाउंड हो, मगर सब जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल्स हैं। कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट आते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट मतलब एक से ज्यादा, मतलब सपोज करें ये एक एलिमेंट, इसे तो हम एटम भी कहेंगे। एटम के सेंस में ये क्या हम इसे मॉलिक्यूल कहेंगे? अगर देखें एटम के सेंस में हमने क्या पढ़ा भाई, सब मॉलिक्यूल जो है ना वो लाजमी नहीं है कंपाउंड, मगर सब कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो ये कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल है, मगर ये कंपाउंड नहीं है। बस कंपाउंड को आप ये ध्यान में रखें, जब एलिमेंट्स मतलब मिलते हैं एक से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट एक ही सब्सटेंस में। अब मॉलिक्यूल से क्या बनता है, अब ये पढ़ेंगे कि भाई मॉलिक्यूल से बनता क्या है। मॉलिक्यूल से आपका बनता है ऑर्गेनेल। बेटा मॉलिक्यूल से आपका क्या बनता है? मॉलिक्यूल से आपका बनता है ऑर्गेनेल। अब ऑर्गेनेल या ऑर्गेनेल है क्या? सपोज करें आप देखें, पहले तो ऑर्गेनेली के सेल देखें खुद ही सारा काम नहीं करता, सेल को काम कराने के लिए कोई चाहिए, वो ऑर्गेनेली है। वो ऑर्गेनेली किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल से। जो ऑर्गेनेल है वो बनता किससे है? मॉलिक्यूल से। देखें ऑर्गेनेली, एक ही ऑर्गेनेली से सब सेल नहीं बनेंगे, या एक ही मॉलिक्यूल से सब ऑर्गेनेली नहीं बनेंगे। जब आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं, देखें सपोज करें आपके पास वुड है, ठीक है, वुड आप कहते हैं जिसे, वुड की एक अरेंजमेंट से आपको चेयर मिल गई, उसी वुड ने किसी दूसरी तरह अरेंज किया आपको टेबल मिल गई, उसी वुड ने तीसरी तरह अरेंज किया आपने कोई और मटेरियल बना लिया। एक ही चीज है मगर उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट से आपको डिफरेंट चीजें मिल रही हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, बेटा हम अपनी किचन में ही जाके देख लेते हैं, ठीक है। आपने मसालों की किसी एक तरीके से उन मसालों को यूज किया, आपकी एक सब्जी बन गई। उन्हीं मसालों को आपने दूसरे तरीके यूज किया, दूसरी सब्जी बन गई। उन्हीं मसालों को आपने तीसरे तरीके यूज किया, आपकी तीसरी, मतलब उन्हीं एक ही मसाले हैं पर उनसे आप डिफरेंट चीजें बना रहे हो। तो इसी तरह आपका जो ऑर्गेनेली है, आप मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज करते हो, आपके ऑर्गेनेली बन जाते हैं। एक तरह से आपने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अरेंज किया तो आपको मतलब आपके, अच्छा ऑर्गेनेली किन मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपने एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट की अरेंजमेंट की, गोल्जी बॉडीज बन गया। दूसरे तरीके से अरेंजमेंट की, आपके पास लाइसोसोम बन गया। तीसरे तरीके से आपने इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की, आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया। तो मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट अरेंजमेंट से आपको क्या मिला? ऑर्गेनेली। अच्छा, और दूसरी बात, इन ऑर्गेनेली को हम केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। सेल जो भी काम करता है इन ऑर्गेनेली की वजह से करता है, और सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक, अच्छा अब इन ऑर्गेनेली से, अब जब माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, इन सब ने जब अच्छे तरीके से खुद को अरेंज कर दिया, जब ये ऑर्गेनेली बन गए तो इनसे बन गया सेल। अब बेसिक सेल की स्ट्रक्चर क्या है? ये होती है, सॉरी थोड़ी चेंज हो गई।
सेल की स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों बेसिक चीजें हैं सेल की। आपका अच्छा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है, और जब सेल के फ्लूइड के साथ आप न्यूक्लियस को भी डालते हो तो आपका प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। ये आपका सेल है, ये ऐसे यहाँ पर फ्लूइड हो, ठीक है, ये फ्लूइड है ना, इसको आप कहोगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे आप क्या कहोगे बेटा, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर अच्छा, साइटोप्लाज्म के बाहर आपको सारे ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, मगर साइटोप्लाज्म के बाहर आपको क्या मिलता है, न्यूक्लियस। अब ये फ्लूइड और न्यूक्लियस दोनों मिलकर आपको क्या देंगे, प्रोटोप्लाज्म। और इन्हीं साइटोप्लाज्म के बाहर आपको क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन, जो आपके साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। तो बेटा आपके पास जो स्ट्रक्चर है सेल की, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर फिर दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं। न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल है, कहीं कहीं लिखा होता है न्यूक्लियस ऑर्गेनेल, पर न्यूक्लियस भी ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस वो ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म को ऑर्डर देता है कि भाई वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करे, ठीक है बेटा। तो और साइटोप्लाज्म के दो पार्ट है। साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर होता है जिस पार्ट में, वो एक्टोप्लाज्म, वो पार्ट जिसमें वाटर नहीं होता, ऑर्गेनेल ज्यादा मिलते हैं, वो एंडोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरी बात, ये तीनों बेसिक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर। तो पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर आपका एटम, मॉलिक्यूल, हमने कंपाउंड भी पढ़ा, उसके बाद आपका बेटा जो सेल होता है वो क्या होता है, वो हमने पढ़ा। अब आप डिस्कवरी ऑफ सेल मेरा लेक्चर पढ़ा है, उसमें आप देख लें, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कल हम डिस्कस करेंगे हमारे जो बुक का टॉपिक है कि भाई सेल किस तरह, सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम पढ़ेंगे, और हर ऑर्गेनेल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर मेरा ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर पसंद आया होगा। एंड कल जो है फिर मिलेंगे इसी उम्मीद से, इसी मोटिवेशन से। तब तक खुदा हाफिज़, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, एंड यस, ईद मुबारक वंस अगेन।